नमस्कार दोस्तों, साहित्य साधना हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के सिद्धांतों को पर चर्चा करेंगे, उसका विचार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है काव्य का स्वरूप और काव्य का लक्षण, कि किसी भी काव्य का स्वरूप होता कैसा है तो और उसका लक्षण कैसा होता है। इस पर आज हम विचार करेंगे, इस पर काफ़ी चर्चा करेंगे। तो इसके काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कि अब हम बात करें तो हमारे जो है कि पहले देखें संस्कृत के आचार्य आते हैं, इसमें संस्कृत के आचार्य हैं, हमारे अंग्रेजी के विद्वान हैं, फिर उसमें हिंदी साहित्य के भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला है, उसके लक्षणों पर प्रकाश डाला है। तो देखिए संस्कृत के आचार्य हमारे सामने हैं, इनमें से हैं आचार्य मम्मट, आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी, आचार्य भामह, आचार्य कुंतक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जयदेव और आचार्य जगन्नाथ। ये सभी हमारे संस्कृत के आचार्य हैं जिन्होंने हमारे भारतीय काव्य शास्त्र पर प्रकाश डाला। उनमें से संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के स्वरूप को निर्धारित किया। इसके बाद अगर हम पाश्चात्य के विद्वानों को देखें तो हमारा जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है यह वहाँ से लिया गया है। उन्होंने भी जो है कि काव्य के ऊपर बहुत सारे जो है कि मतों को, अपने अपने मतानुसार मतों को यहाँ पर प्रतिपादित किया है। तो अगर हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करते हैं तो यहाँ पर काव्य के स्वरूप पर लक्षण देने वाले जो विद्वान हैं वो बोलते हैं वर्ड्सवर्थ, जॉन स्टुअर्ट मिल, हडसन, कॉलरिज, हैज़लिट, पी.बी. शेली और जॉनसन। ये सभी जितने भी हमारे जो विद्वान हैं वह सभी पाश्चात्य विद्वान हैं जिन्होंने काव्य के स्वरूप और लक्षण पर प्रकाश डाला है। इसके बाद हमारे हिंदी साहित्य के विद्वान आते हैं जो कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। तो इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो हमने आपके सामने जो है कि संस्कृत के विद्वानों का मत और अंग्रेजी के विद्वानों का मत और हिंदी साहित्य के जितने विद्वानों हैं उनका मत को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो सबसे पहले विचार आता है संस्कृत के विद्वानों का कि उन्होंने कौन कौन सा मत दिया है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने मम्मट आते हैं। आचार्य मम्मट की एक रचना है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में वो काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो शगुणावलंकृत पुनः क्वापि। अर्थात इसका मतलब क्या है, तथ दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्वापि। अर्थात वो कहते हैं कि जो दोषों से रहित हो, गुण युक्त और साधारणतः अलंकार सहित, परंतु कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द भी हों, अतः अर्थ दोनों की समाष्टि काव्य कहलाती है। ये हमारे आचार्य मम्मट कहते हैं। इसके बाद वो जो है कि काव्य की उस शब्द और अर्थ के समन्वय को कहते हैं जिसमें दोष न हो और जो गुण एवं अलंकार से युक्त हो। यदि किसी रचना में अलंकार न भी हो तो भी वह दोष रहित होनी चाहिए और गुण सहित शब्दार्थ हो, वही काव्य कहा जा सकता है। यह परिभाषा और साहित्य का लक्षण आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक में कहा है। संस्कृत के अन्य आचार्य भी हमारे सामने आते हैं, पाश्चात्य के भी कुछ विद्वान आते हैं, परंतु अगर हम संस्कृत के आचार्य मम्मट के बाद अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने भरत मुनि ने भी बड़ा ही अच्छा और जो है कि परिभाषा देते हैं, बड़े ही अच्छे परिभाषा के देते हैं। वे कहते हैं मृदु ललित पदार्ढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मंदितोज्यम बहुरसकृत मार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। यह भरत मुनि के अनुसार हमारे काव्य के स्वरूप और लक्षण उन्होंने इस प्रकार से माना है। इसके बाद अगर हम दंडी को देखें तो दंडी बोलते हैं शरीर तावाधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि अभीष्ट अर्थ से युक्त जितनी भी पदावलियां हैं वह सभी काव्य के अंतर्गत आती हैं। वह बोलते हैं शरीर तावाधिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात
अभिष्ट अर्थ, जिन जिन पदावलियों से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है उन्हें हम काव्य की संज्ञा दे सकते हैं, यह हमारे दंडी बोलते हैं। उसके बाद काव्य के स्वरूप पर हमारे जो दूसरे विद्वान हैं वह भी बोलते हैं, जैसे कि आचार्य भामा को देखिए। आचार्य भामा बोलते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम ग्राह्यमलंकारात् सौंदर्यमलंकारम सदोष गुण अलंकार हानादानाभ्यम। अर्थात जो अलंकार के कारण ग्राह्य होता है, सौंदर्य ही अलंकार है और काव्य में इस सौंदर्य की प्राप्ति दोषों के त्याग, गुण और अलंकारों के ग्रहण से होती है। अर्थात इन्होंने क्या माना कि काव्य वह है जिसमें अलंकार के कारण वह ग्राह्य होता है, अर्थात हम काव्यों को उसके अलंकार से वह चमत्कार बना दे, उस काव्य को चमत्कृत कर दे, जिसमें से कविता अलंकार के कारण ग्राह्य होती है। सौंदर्य ही हर कविता का अलंकार ही हर कविता का सौंदर्य होता है और काव्य में इस सौंदर्य की प्राप्ति दोषों को त्याग से, गुण और अलंकारों के ग्रहण से होती है, उसे ही हम काव्य कहते हैं। यह बात भामा ने कहा। भामा के बाद आते हैं आचार्य कुंतक। इन्होंने जो है कि आचार्य कुंतक ने कविता को एक कवि का वक्र व्यापार बतलाया है। वो क्या कहते हैं, शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्वि आह्लाद कारणम। अर्थात काव्य वह परस्पर संबंध शब्दार्थ है जो वक्र व्यापार से युक्त हो और विदग्धों को आह्लाद देने वाला हो। मतलब भामा क्या बोलते हैं कि ये जो है कि वक्र व्यापार से युक्त हो, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की जो है कि कुछ भी जो है कि ऊपरी दिखावटी ना हो। ये जो है कि ऐसा काव्य ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पाठक वर्ग को आह्लादित कर देने वाला हो, मतलब उसका रस की एक एक कण हमारे पाठक वर्ग के सामने आए और वह उसका रसास्वादन करके आह्लादित हो सके। कुंतक ने हमारे काव्य की स्वरूप की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया है। अब उसके बाद विश्वनाथ आते हैं। विश्वनाथ बोलते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम। अर्थात वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात जिन जिन वाक्यों में रसों की अभिव्यक्ति की गई हो वह काव्य कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विश्वनाथ है वह हमारे रसवादी आचार्य रहे हैं, अर्थात वह रस को ही काव्य की आत्मा मानते हैं। तो यहाँ पर वह बोलते हैं कि जो है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात जिन जिन वाक्यों में रस की अनुभूति होती है, रसाभिव्यक्ति होती है, उसे हम काव्य की संज्ञा दे सकते हैं। यह बात हमारे आचार्य विश्वनाथ ने कहा। उसके बाद जयदेव ने भी कहा है निर्दोष गुणालंकार लक्षण इतिवृत्तम वाक्यम काव्यम। अर्थात निर्दोष जो दोष रहित हो, जिस शब्द में किसी भी प्रकार का दोष ना हो, जो दोष रहित हो, गुणालंकार गुण और अलंकारों से विभूषित हो, लक्षण रीतिवृत्तम और जिसमें लक्षणा और रीति सिद्धांत होते हैं, लक्षण सिद्धांत होते हैं, अलंकार सिद्धांत होते हैं, गुण होते हैं, ओज गुण, सौंदर्य गुण, माधुर्य गुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो वह बोलते हैं कि जिस वाक्य में जिन जिन शब्दार्थों में जिन जिन वाक्यों में जो वाक्य दोष रहित हो और जिसमें गुण, अलंकार, लक्षण और रीतियों की आवृत्ति हो, ऐसे वाक्यों को हम काव्य की संज्ञा देते हैं। यह बात हमारे आचार्य जयदेव कहते हैं। अर्थात वो भी मानते हैं कि हमारे काव्य में किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन वह भी रीति के सिद्धांतों को, अलंकार के सिद्धांतों को, मतलब काव्य शास्त्र के सभी सिद्धांतों को काव्य में निहित मानते हैं। इसके बाद जगन्नाथ आते हैं। उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्द में कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। अर्थात वह स्पष्ट सीधे कहते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द होता है वही काव्य कहलाता है। उन्होंने सीधे कहा कि जिस अर्थ से रमणीय अर्थ निकलता हो, मतलब एक अनुपम शब्द की, अनुपम अर्थ की रचना होती हो। इनके भी कहने का मतलब ही वही है कि जिस वाक्य को पढ़ करके हमारा जो पाठक है वो आह्लादित हो सके। उन्होंने भी यही कहने की चेष्टा की है, इसलिए उन्होंने यहाँ रमणीय अर्थ को हमारे सामने रखा है। अर्थात ऐसा अर्थ
हमारे वाक्यों में लिखा हो, जिससे कि वो अपनी तरफ पाठक वर्ग को आकर्षित कर सके। ऐसा जो वाक्य होते हैं वह काव्य कहलाते हैं। तो जितने भी ये सभी आचार्य थे, तो संस्कृत आचार्यों ने जो है कि इसको माना है, इन सभी को देखा है, इन्होंने जो है कि काव्य के स्वरूप को माना है। परंतु अगर हम बात कहें संस्कृत आचार्यों की, अगर हम आलोचना भी एक तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि जो आचार्य भरत हैं उनकी परिभाषा देखने में लगती है। अब आचार्य भरत की परिभाषा क्या है? आचार्य भरत ने क्या कहा? आचार्य भरत ने जो है कि कहा कि आचार्य भरत कहते हैं कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्ति मंद्रितोज्यम बहुरस कृत मार्ग संधि संधान युक्तम सभवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। यह कथन भरत का है। नाटक प्रेक्षकाणाम, वह एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि नाटक प्रेक्षकाणाम, अर्थात उनकी जो परिभाषा दी गई है उससे यही पता चलता है कि उनका जो परिभाषा है वो काव्य के लिए उचित नहीं है, वह जो है कि नाटक प्रेक्षकों के लिए दिया गया एक परिभाषा है। उसी प्रकार से दंडी की जो अभिष्ट परिभाषा, वो जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, कि जो है कि दंडी क्या बोलते हैं कि शरीर तावादिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिष्ट, जो अभिष्ट शब्द का वो प्रयोग करते हैं, इनमें भी दोष युक्त, दोषपूर्ण कहीं ना कहीं यह भी है जो काव्य के लिए उचित नहीं है। तो हर प्रकार की रचना का अपना अपना एक अभिष्ट होता ही है, इतिहास का भी अपना एक अभिष्ट अर्थ होता है, परंतु इसकी रचना काव्य नहीं हो सकती। इसी प्रकार से इन्होंने जो दंडी ने जो अभिष्ट शब्द का प्रयोग किया है वो काव्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जो अभिष्ट जो अर्थ है वह अपनी किसी भी रचनाओं से ही एक अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन होता है, वह केवल काव्य में ही नहीं होता है। इसी प्रकार से सभी रचनाएं तो काव्य नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं दंडी ने जो अभिष्ट शब्द का प्रयोग किया है यह भी हमारे काव्य के स्वरूप को मानने के लिए कहीं ना कहीं उचित नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं भामह की परिभाषा की, तो भामह ने क्या परिभाषा दी है? भामह कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारम सदोष गुण अलंकार हानादानाभ्यम, अर्थात वो क्या बोलते हैं, परिभाषा में उनके भी अतिव्याप्ति दोष दिखते हैं कि उनके अनुसार वो क्या बोलते हैं कि जो है कि वो देखिए बोलते हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम सदोष गुण अलंकार हानादानाभ्यम, उन्होंने यह कहा है। तो इनके अनुसार तो जो है कि दवाई के नुस्खे और सिनेमा के जो पोस्टर है वो भी काव्य एक तरीके से हो सकते हैं। रीति पद पर होने के कारण वामन की जो परिभाषा है वो भी अस्पष्टता है, वह भी जो है कि अस्पष्ट तौर पर जो है कि उनकी परिभाषाओं में कोई जो है कि तर्क नहीं मिलता है। उनकी जो परिभाषाएं हैं कहीं ना कहीं उसमें भी जो है कि कुछ दोष पाए जाते हैं। कुंतक ने भी अपनी परिभाषा दी है कि आह्लाद से जो मतलब मनुष्य जो आह्लादित होता है सिर्फ वही काव्य है। तो यह तो जो है कि काव्य की परिभाषा भी इसमें स्पष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी जो काव्य की जो परिभाषा होती है उसमें कहीं ना कहीं भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की प्रधानता होनी चाहिए। हम किसी भी काव्य के एक पक्ष को मजबूत और दूसरे पक्ष को कमज़ोर नहीं दिखा सकते हैं। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें क्या उन्होंने भाव पक्ष के वक्रता द्वारा जो भाव पक्ष की कला का समन्वय का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो है कि आह्लाद काव्य का लक्षण नहीं हो सकता, वह काव्य का उद्देश्य तो अवश्य हो सकता है, परंतु यहाँ पर हम लक्षण की बात करते हैं कि ऐसा कौन सा लक्षण है, कैसा स्वरूप है काव्य का जिसको हम काव्य कह सकते हैं। तो इन्होंने जो कहा, कुंतक ने कहा कि कवि वक्र व्यापारशालिनी, कुंतक ने परिभाषा और भी दी है कि कवि वक्र व्यापार, जो वक्रता द्वारा इसमें जो है कि प्रयास आता है, फिर आह्लाद ना होकर के जो वो आह्लाद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आह्लाद तो काव्य का स्वरूप नहीं हो सकता। जब पाठक किसी भी कविता को पढ़ता है उसका जब वो स्पष्ट उसका अध्ययन कहता है तो वो एक तरीके से उद्देश्य हम बोल सकते हैं कि वह काव्य का उद्देश्य हो सकता है, आह्लादित करना पाठक को उसका एक उद्देश्य है। परंतु अगर हम ये कहें कि वह उसका लक्षण है तो यह भी तर्कसंगत नहीं है। तो अगर हम संस्कृत के विद्वानों की परिभाषाओं में जो है कि बात करें तो कुछ ना कुछ सभी में त्रुटियां मिलती हैं, परंतु जो मम्मट की परिभाषा है वो बहुत कुछ काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। श्री कन्हैया लाल पोद्दारों ने भी इसे स्वीकार किया है कि मम्मट की परिभाषा के आलोचना ने विश्वनाथ अदौशी को लेकर भी मम्मट की परिभाषा प्रयोजनों की दृष्टि में स्वयं रखकर नहीं की है। विश्वनाथ ने भी रसात्मक वाक्य को काव्य कहा, जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द को काव्य कहा। मतलब
उन्होंने जिस जिस प्रकार की जो काव्य की परिभाषाएं दी हैं वह कहीं न कहीं तर्कसंगत नहीं है। अगर हम उचित काव्य की परिभाषा को लें तो कहीं न कहीं मम्मट इनमें से काफ़ी श्रेष्ठ रहे हैं। उनकी परिभाषाओं को हम काफ़ी हद तक काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण के करीब में रख सकते हैं। तो जो संस्कृत के जो आचार्यों की हम बात कर रहे हैं, इस कुछ हमने इसमें आलोचना भी की संस्कृत के आचार्यों की। तो कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो ऐसा जाहिर होते आया है कि कोई कवि कुछ कहता है, कोई लेखक कुछ कहता है, तो उसकी आलोचना में जो आलोचक हैं उसकी आलोचना करके जो है कि उसको उसके तथ्यों को कहीं ना कहीं गलत साबित करने की भी कोशिश करते हैं। तो काफ़ी हद तक यहाँ पर विद्वानों ने अपने जो मत दिया है, जो उनको मत में लगा, जो उनको लगा उनकी बुद्धि में कि हाँ हमें जो है कि काव्य का स्वरूप ऐसा मिला, तो उन्होंने काव्य के स्वरूप को उसी ढंग से लिखने की चेष्टा की है। तो संस्कृत आचार्यों के बाद अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो है कि संस्कृत आचार्यों के बाद यहाँ पर आते हैं पाश्चात्य के विद्वान। पाश्चात्य के विद्वानों को अगर हम देखें तो इसमें से काफ़ी विद्वान जैसे वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, हडसन हैं, कॉलरिज हैं, हैज़लिट हैं, पीबी शैली हैं और जॉनसन हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भाग है जो हम, लेकिन उन्होंने काव्य के स्वरूप को स्पष्ट किया है। उन्होंने भी काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण को स्पष्ट किया है। इसीलिए जब हम काव्य के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पर भारतीय काव्य शास्त्र जो है कि हम इसके अंतर्गत, काव्य के स्वरूप के अंतर्गत हम यहाँ पर जो है कि संस्कृत के विद्वान, पाश्चात्य के विद्वान और हमारे हिंदी साहित्य के विद्वानों की भी चर्चा करेंगे। तो संस्कृत के आचार्यों की बात हो गई। अब ध्यान देते हैं पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषाओं पर कि उन्होंने क्या क्या तर्क दिया काव्य के स्वरूप और लक्षण को लेकर के। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ आते हैं। उन्होंने कहा, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी। अर्थात उन्होंने क्या कहा, शांति के क्षणों को एकत्रित संवेगों से उत्पन्न सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रवाह ही काव्य है। उन्होंने भी स्पष्ट कहा, क्या कहा कि जो शांति के क्षणों में एकत्रित जो हमारे जो संवेदनाएं होती हैं, जब हम शांत अवस्था में होते हैं, सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, तो उसमें हमारे जो मन की जो चेतना है, मन का जो हमारा जो जितनी जो हमारी अनुभूतियाँ हैं वह सब एक तरफ एकत्र हो जाती हैं, और जब हमारे मस्तिष्क में उसका प्रवाह चलने लगता है तो उस प्रवाह का नाम ही काव्य है। यह बात हमारे वर्ड्सवर्थ महोदय जी करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, व्हाट इज़ द पोएट्री बट द थॉट एंड वर्ड्स इन विच इमोशंस स्पॉन्टेनियसली एम्बॉडीज इटसेल्फ। वो क्या बोल रहे हैं कि काव्य क्या है, काव्य केवल वो विचार हैं, शब्द हैं जिसमें संवेग स्वतः मूर्तिमान रहते हैं। अर्थात कि हम काव्यों को पढ़ करके हमें जो है कि किसी भी प्रकार की संवेदनाओं को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। काव्य जो है कि अपने विचार और शब्दों में, अपने जो है कि शब्दों के मेल से ऐसा एक विचार उत्पन्न कर देते हैं जिसमें कि संवेदनाएं और संवेग स्वतः उन्हीं में मूर्तिमान रहते हैं। यह बात हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। हडसन भी परिभाषा देते हैं, बोलते हैं, पोएट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशंस। अर्थात भाव और कल्पना के माध्यम से जीवन की व्याख्या करना ही काव्य है। इन्होंने क्या माना कि हमारी जो भाव है, जो हम भाव अर्थात जो हमारी अनुभूति है, कल्पना जो हम मस्तिष्क में सोचते हैं, कल्पना मस्तिष्क की जाती है, परंतु जो हमारा भाव है वो एक प्रकार से हमारे हृदय से उत्पन्न हो रहा है। तो वो अद्भुत एक सामंजस्य यहाँ पर दिखलाते हैं हृदय और मस्तिष्क का। वो भाव से जो है कि हृदय को आंक रहे हैं और कल्पना से वो मस्तिष्क को देख रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, भाव और कल्पना के माध्यम से जो जीवन की व्याख्या की जाती है उसे ही हम काव्य कहते हैं। अर्थात वो बोल रहे हैं कि जो जीवन की जिस तरीके से हम व्याख्या भाव और कल्पनाओं के माध्यम से, हम भावों को और कल्पना का सहारा लेकर के जब हमने जीवन की व्याख्या करते हैं तो वह एक तरीके से काव्य, उसको हम मान सकते हैं, काव्य की संज्ञा हम उसको दे सकते हैं। इसी प्रकार से कॉलरिज भी अपने मतों को रखते हैं। कॉलरिज क्या बोलते हैं, पोएट्री इज़ द एंटीथेसिस ऑफ साइंस हैविंग फॉर इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लीजर नॉट ट्रूथ। उन्होंने क्या कहा
कि काव्य विज्ञान का विलोम है। पोएट्री इज़ द एंटीथेसिस ऑफ साइंस, मतलब उन्होंने एक तरीके से इसको जो है कि साइंस और जो है कि हमारा काव्य है, साइंस और हमारा जो विज्ञान और हमारा जो काव्य है उसको एक दूसरे का विलोम माना। वो क्या बोलते हैं, पोएट्री इज द एंटीथेसिस ऑफ साइंस, अर्थात काव्य विज्ञान का विलोम है। हैविंग फॉर इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लीजर नॉट ट्रूथ, इसमें केवल और केवल निकटतम उद्देश्य का आनंद है, सत्य नहीं। मतलब ये क्या बोलते हैं कि हमारा जो विज्ञान है और हमारा जो काव्य है, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। काव्य का केवल एक ही उद्देश्य होता है, आनंद प्रदान करना, आह्लादित करना। हमारे जो पाठक वर्ग हैं, जब वह रसाभिव्यक्ति से जब वह रस की अनुभूति करते हैं, रसास्वादन करते हैं, तो उनका केवल एक ही काम होता है, आनंद प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो कॉलरिज है वो बोलते हैं कि हमारा विज्ञान और हमारा जो काव्य है वह दोनों एक दूसरे का एंटीथेसिस है, अर्थात विलोम है। जहाँ पर काव्य का उद्देश्य होता है पाठक वर्ग को आनंदित करना, वहीं विज्ञान का उद्देश्य होता है पाठकों को सत्य से उद्घाटित करवाना, सत्य की तरफ लेकर के जाना, सत्य की तरफ उनको अग्रसित करना। तो विज्ञान हमारे सामने तथ्यों को, सत्यताओं को लेकर के आता है, परंतु जो हमारा काव्य है वह सत्य को नहीं, केवल कल्पना और अनुभूतियों के सहारे हमारे पाठकों को आनंदित करता है। यह बात कॉलरिज ने कहा। हैजलिट कहते हैं पोएट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ इमेजिनेशन एंड पैशंस, इन्होंने भी वही कहा बात। उन्होंने बोला कि जो है कि काव्य की जो भाषा है एक तरीके से वासना और कल्पना है। इन्होंने कहा कि पोएट्री इज़ द लैंग्वेज, पोएट्री एक कविता एक प्रकार की भाषा है, किसकी, वासना और कल्पना की। मतलब हमारे हृदय की जो आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, वासना है, और जो कल्पना जो हम सोचते हैं उसकी अभिव्यक्ति करने का एकमात्र साधन कविता है। हैजलिट बोलते हैं कि हम अपनी आंतरिक अनुभूतियों को किस प्रकार से, अपने अनुभूतियों को, हमारा जो आंतरिक जो अनुभूतियाँ हैं, जो वासना है, हमारा जो कल्पना है, उसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो काव्य के सहारे। तो अर्थात क्या हो गया, काव्य एक तरीके की भाषा है जो कि वासना और कल्पना के सहारे प्रकट होती है। तो हमारे कल्पनाओं को, हमारे वासनाओं को पाठक वर्ग के सामने रखने के लिए हम काव्य का सहारा लेते हैं। यह बात हैजलिट ने कहा। पीबी शैली ने भी कहा कि पोएट्री इन अ जनरल सेंस मे बी डिफाइंड टू बी द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, अर्थात सामान्यतः कल्पना की अभिव्यक्ति को हम काव्य कहते हैं। इन्होंने भी वही कहा कि काव्य क्या है, कल्पना की अभिव्यक्ति है, अर्थात हमारी जो अनुभूतियाँ हैं, हमारी जो आत्माभिव्यक्ति है, तो हमारे अंदर जो विकार जितने उत्पन्न होते हैं, जो है कि जो हमारे कल्पना जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं उसके अंदर, उसी को हम काव्य के माध्यम से सबके सामने रखते हैं, काव्य के तरीक़ों से हम दिखाते हैं, काव्य की रचना करके, काव्य का सर्जन करके हम उसको दिखलाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि पीबी शैली ने भी वही कहा कि कल्पना की अभिव्यक्ति को, अर्थात हम कल्पना जो करते हैं उसको सामने रखने के लिए हम काव्य का सहारा लेते हैं, कविता का सहारा लेते हैं। अब हम बात करें जॉनसन की, तो जॉनसन ने भी कहा पोएट्री इज़ द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लीजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीज़न। वो क्या कहते हैं, बुद्धि की सहायिका के रूप में कल्पना को लेकर आनंद के साथ सत्य को अनुबंधित करने की कला ही काव्य है। अब वो क्या कहते हैं कि बुद्धि की सहायिका के रूप में कल्पना को लेकर आनंद के साथ, उन्होंने 3 शब्दों का यहाँ प्रयोग किया, बुद्धि, कल्पना और आनंद के साथ सत्य को अनुबंधित करना। इन्होंने सत्य को भी हमारे सामने रखा, बुद्धि, कल्पना, आनंद और सत्य। इन चारों को यह हमारे जो है कि सामने अपनी परिभाषा में लाकर कहते हैं बुद्धि की सहायिका के रूप में कल्पना को लेकर के, अर्थात जो हम कल्पना करते हैं उसको हम अपने मस्तिष्क में सोचते हैं, बुद्धि उसकी सहायता करती है कि हम इसको किस प्रकार से लिखें, और इसको हम आनंद के साथ सत्य को उद्घाटित करते हैं। और हम एक तरीके से एक प्रकार के सत्यता को जब उद्घाटित करते हैं, ये जो कला होती है कि हम किस प्रकार से अपनी कल्पनाओं को अपनी बुद्धि की सहायता लेकर के एक आनंदित होकर, आनंद के साथ हम जो है कि जो करने की जो कला है वही जो है कि काव्य है, इसी को वो काव्य मानते हैं। इनमें से
तो ये बात जॉनसन ने कहा। तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे जितने भी पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी जो आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, हमारे जो विकार हैं, जो कल्पना है, जो हम सोचते हैं, जो हम मानते हैं, वह सभी को हम जो है कि काव्य में लिख सकते हैं। अर्थात हमारी आंतरिक अनुभूतियों को जब हम उतारते हैं या लिपिबद्ध कहते हैं या फिर हम मुखरित करते हैं हमारी आंतरिक अनुभूतियों को, तो एक तरीके से काव्य की संज्ञा उसको हम दे सकते हैं। यह बात भी हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने भी कही। अब बात करें अगर हम, तो जो है कि बात करते हैं कि हिंदी विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं। हमारे हिंदी विद्वान तो आप जानते ही होंगे कौन कौन हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, दुलारे वाजपेयी इत्यादि ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भी काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण पर भी जो है कि चर्चा किया है इन लोगों ने भी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? सुरम्यता ही कामनीय क्रांति है, अमूल्य आत्मा रस है, मनोहरे शरीर तेरा शब्द मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यही यही। अर्थात उन्होंने भी माना कि सुरम्यता ही कामनीय क्रांति है, अमूल्य आत्मा रस है, मनोहरे। उन्होंने भी जो है कि काव्य की बड़ी अच्छी परिभाषा दी है, काव्य के स्वरूप को भी स्पष्ट किया है। प्रेमचंद, जैसा कि हम मानते हैं कि इनको कलम का जादूगर कहा है, ये भी एक तरीके से जो है कि अपनी रचनाओं में जो है कि काव्य के लक्षण और स्वरूप प्रकाश डाले हैं। वे क्या कहते हैं? काव्य जीवन की आलोचना है। इन्होंने काव्य में ही एक तरीके से अपनी सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। वो क्या बोलते हैं? जीवन की आलोचना, अर्थात हम जीवन को किस प्रकार जीते हैं, उसमें क्या अच्छाइयाँ रही हैं, क्या बुराइयाँ रही हैं, हम उन सभी का अनुभव करके जब हम कहीं पे एकत्रित करते हैं तो वह काव्य है। प्रेमचंद ने भी इसको स्पष्ट कर दिया। प्रसाद बोलते हैं काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। संकल्पात्मक अनुभूति, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या ज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजनीनता चिरंतरता अनुभूति और आदर्श की समाष्टि है। यह बात हमारे प्रसाद महोदय जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। वह क्या बोलते हैं? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या ज्ञान से नहीं। अर्थात वो क्या कहते हैं कि हमारी जो अनुभूतियाँ होती हैं, हमारे जो आत्मा की अनुभूतियाँ होती हैं, उसको हम बस किसी तरह से बयान कर सकते हैं, किसी तरीके से हम उसको उद्घाटित कर सकते हैं, वही एक तरीके से काव्य है। किंतु जो काव्य का संबंध है वो किसी भी विश्लेषण से, विकल्प से नहीं होता या विज्ञान से नहीं होता। अर्थात उन्होंने भी कहीं ना कहीं विज्ञान और काव्य के बीच काफ़ी अंतर माना, या तो जो है कि वह बोलते हैं कि यह भी एक दूसरे का विलोम है, कि काव्य का संबंध कभी भी किसी विज्ञान से, विकल्प से या विश्लेषण से नहीं हो सकती है। काव्य एक जो है कि आंतरिक अनुभूति है जिसको बदला नहीं जा सकता। काव्य हमारे हृदय संगम में जैसी अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं, हमारे हृदय पटल पर जैसे ही प्रवाह चलते हैं, उसी को ठीक ठीक हम लिपिबद्ध कर देते हैं या मुखरित कर देते हैं शब्दों में पिरो करके, वही काव्य है। वह क्या बोलते हैं आगे? वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। वह क्या बोलते हैं कि जो हमारा काव्य है वो श्रेयमयी प्रेम की रचनात्मक ज्ञान धारा है। अर्थात कहीं ना कहीं जो है कि उससे एक ज्ञान उज्ज्वलित होता है। क्या बोलते हैं वह? सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजनीनता चिरंतरता अनुभूति और आदर्श की समाष्टि है। मानो वह काव्य को एक बड़े ही अनुपम ढंग से वो देखते हैं। प्रसाद जी जो है कि व्यक्त करते हैं, क्या बोलते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात कहीं ना कहीं जो है कि एक काव्य में ही एक सत्यता है जिसमें सुंदरता है। काव्य ही सत्य है, मतलब वो काव्य में ही सुंदरता को निहित करते हैं, काव्य में ही सत्यता को निहित करते हैं। सार्वजनीनता और चिरंतरता, जो कि चिरकाल से चली आ रही प्रक्रिया है, एक अनुभूति है। किसकी अनुभूति? हमारे हृदय की अनुभूति। और एक आदर्श है जिसमें कि समाज का आदर्श छिपा होना चाहिए। कोई भी काव्य आदर्श
से मुक्त नहीं होना चाहिए, उसमें आदर्श की भावना होनी चाहिए, वही एक तरीके से एक जो है कि श्रेष्ठ काव्य माना जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार कि काव्य में अनुभूति होती है, चिरंतरता होती है और एक आदर्श, वह आदर्श समाज की स्थापना करता है, आदर्श की समाज की होती है, वही एक काव्य की संज्ञा उसी को दी जा सकती है। यह बात जयशंकर प्रसाद कहते हैं। वहीं पर गुलाब राय भी आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। वह बोलते हैं, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये देखिए, यहाँ पर डॉक्टर गुलाब राय ने कहा कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, मानसिक प्रतिक्रियाओं, कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। क्या बोलते हैं वे? कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त, अर्थात वे भी वही बोलते हैं कि मनुष्य जो अनुभूति करता है किंतु वह उसके वैयक्तिक संबंध, अर्थात जो उसकी व्यक्तिगत जो एक चर्चा होती है वह उनसे मुक्त हो, मनुष्य के व्यक्ति विशेष से वह मुक्त होनी चाहिए। काव्य को मानसिक प्रतिक्रिया कहा है गुलाब राय ने। क्या बोलते हैं गुलाब राय कि काव्य एक मानसिक प्रतिक्रिया है, कल्पना के ढांचे में ढली हुई। और यह जो है कि यहाँ भी उन्होंने काव्य में कल्पना का सहारा लिया है कि जो हमारा काव्य होता है वह कल्पना के ढांचे में पूर्णतः ढली हुई एक प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। वो कहते हैं कि हम अपनी कल्पना का सहारा लेकर के अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को जब व्यक्त करते हैं तो ये जो है कि और प्रभाव डाले, हमारे पाठक वर्ग पर एक प्रकार का प्रभाव डाले, इससे जो प्रभाव की उत्पादन करे वही जो है कि उसी की अभिव्यक्ति करना ही काव्य का मूल सिद्धांत है, वही काव्य है। गुलाब राय बोलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो कि श्रेष्ठ आलोचक माने जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य के जगत में, उन्होंने भी काव्य के स्वरूप को, काव्य के जो है कि परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। वो बोलते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है, जिसे कविता कहते हैं। इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से इन्होंने अनुभूति किया, काव्य किसे ही कहते हैं, काव्य क्या है, उसकी चर्चा की है। वह बोलते हैं, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जिस प्रकार से जब मनुष्य अपनी आत्मा से नहीं सोचता, जब मनुष्य अपने मस्तिष्क से सोचता है, मनुष्य किसी भी कार्य को जब वो मस्तिष्क से सोच विचार कर कहता है तो मनुष्य का ज्ञान होता है। तो वो क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य की जब सोच विचार की शक्ति, जब आत्मा की मुक्तावस्था, जब वो आत्मा से न सोचे, जब वो उससे मुक्त हो जाए तो वह ज्ञान का रूप ले लेती है, वह ज्ञान दशा कहलाती है। उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अतः हृदय की मुक्तावस्था उन्होंने यहाँ पे रस को माना है, रस की दशा को व्यक्त किया है। और अब वो काव्य पे आते हैं। काव्य को बोलते हैं कि हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए, अर्थात जब मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर देता है तो उसको व्यक्त करने के लिए कहीं ना कहीं एक शब्द विधान, मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है। मनुष्य किसी न किसी शब्दों का तो चयन करेगा। जब वो बोलेगा या लिखेगा अपने अनुभूतियों को, तो वह किसी न किसी शब्द को खोजेगा कि हम अपनी अनुभूतियों को किन किन शब्दों में लिखें जिससे वो काफ़ी प्रभावशाली बने, उसका प्रभाव काफ़ी पड़े। तो वह शब्द विधान करती है, उसकी जो वाणी होती है, तो उसी शब्द विधान को, उसी व्यक्त करने की प्रक्रिया को रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता कहा है। इन्होंने कविता एक शब्द विधान को कहा है जो कि हमारे हृदय की अनुभूतियों को व्यक्त कर सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी जो कि कहते हैं, काव्य तो प्रकृत मानव की अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास उत्पन्न करता है। इन्होंने क्या कहा, काव्य तो प्रकृत मानव की अनुभूतियों का नैसर्गिक अर्थात जो जन्मजात होता है, वो क्या बोलते हैं कि प्रकृति और मानव की अनुभूतियों का
नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमयी चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास का। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि मनुष्य की जो आंतरिक जो प्रक्रिया होती है, जो कि मनुष्य के अंदर जो नैसर्गिक जो उसकी कल्पना है, मनुष्य जिस प्रकार से सोच सकता है, मतलब काव्य किसी भी प्रकार का बनावट नहीं है। यह वाजपेयी जी बोलते हैं कि हमारा जो काव्य है उस पे किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। मनुष्य की जो नैसर्गिक कल्पना है, स्वतः उसमें एक कल्पना ऐसा निकलता है जिसका कि सौंदर्यमय चित्रण, जो वह सौंदर्यमय एक चित्र का आकलन करता है, मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास उत्पन्न करता है, वही काव्य है। मतलब मनुष्य के जो हृदय में वह स्वतः एक प्रकार का भावोद्गार करता है, एक प्रकार से वो भावों की लहर लेकर के आता है मनुष्य के हृदय में। वो बोलते हैं इसी लहर का नाम, जो वो भावोच्छ्वास, जो मनुष्य जिस कल्पना के सहारे, जिस अनुभूतियों के सहारे उसके जो हृदय में, उसके मस्तिष्क में एक सुंदर चित्र का दर्शन होता है, वही काव्य है। मतलब यहाँ पर जो वाजपेयी जी हैं वो जो है कि काव्य को एक तरीके से आंतरिक प्रतिक्रिया का ही फलस्वरूप मानते हैं। तो हम ध्यान दें अगर, तो देखिए जो हमारा काव्य का स्वरूप है, जो काव्य की चर्चा है, उसको हमने यहाँ पर विश्लेषण किया कि हमारे जो संस्कृत के आचार्य हैं, हमारे जो पाश्चात्य के आचार्य हैं और हमारे जो हिंदी विद्वान के आचार्य हैं, वह एक तरीके से उन्होंने अपने अपने मतों को किस प्रकार से दिया है। तो एक तरीके से जो है कि हिंदी के विद्वानों को भी हम पढ़ें और पाश्चात्य के विद्वानों को भी पढ़ें। तो पाश्चात्य के विद्वानों में एक तरीके से बात करें, हमने संस्कृत के विद्वानों की आलोचना की कि कौन से विद्वानों की आलोचना, कौन से विद्वानों की जो मत है कुछ त्रुटियां उसमें हैं, कौन से विद्वान जो है कि काव्य की स्वरूप और लक्षण की प्रकाश डालने में काफ़ी स्पष्ट तौर से सफल हुए हैं, उसमें हम लोगों ने ध्यान दिया। परंतु अब हम देखेंगे कि जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने जो परिभाषाएं दी उसमें भी उन्होंने भी कहीं कहीं त्रुटियों का जो है कि कहीं ना कहीं त्रुटियां उनमें भी मिलती हैं। जैसे मिल ने क्या कहा, जे.एस. मिल पर अगर हम आए तो वो बोलते हैं, जे.एस. मिल पर अगर हम ध्यान दें तो वो क्या बोलते हैं कि what is the poetry but the thought and words in which emotions spontaneously embodies itself। वो क्या बोलते हैं, अनुभूतियों का पूर्ण रूप। वह जो है कि अनुभूतियों का पूर्ण रूप मानते हैं हमारे जे.एस. मिल। यही जो मान्यता है वह भारतीय मत के भाव रस है। कहीं ना कहीं ये भाव रस से जो जे.एस. मिल की जो अनुभूति है, अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र की, ये तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जे.एस. मिल आते हैं, लेकिन अगर हम जे.एस. मिल को भारतीय काव्य शास्त्र की तरफ से रख के देखें तो जो हमारे जो भारतीयों के जो मतों में जो भावरस की जो समीपता होती है, उसी समीपताओं का इन्होंने जिक्र यहाँ पर किया कि अनुभूतियों का पूर्ण रूप इन्होंने दिखलाया। ऐसे ही हैज़लिट देखिए, हैज़लिट, कॉलरिज, हडसन, जॉनसन की ने भी उपेक्षा जो है कि मिलता है। और वर्ड्सवर्थ जो मिल की परिभाषा काव्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करती है। अगर हम पाश्चात्य विद्वानों में ध्यान दें तो इसमें से वर्ड्सवर्थ और जे.एस. मिल, इन दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो काफ़ी रूप से सफल हुई हैं हमारे जो है कि कविता के स्वरूप को प्रकाश डालने में। सशक्त और वेगवती नदी के समान, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि यह हमारा जो कविता एक सशक्त और वेगवती नदी के समान है। इसमें काव्य का कला पक्ष भी आ गया है, भाव पक्ष भी आ गया है। तो पाश्चात्य काव्य जो है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में जो विद्वानों ने मत दिए हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण वर्ड्सवर्थ के मत को हम ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो मत है वह काफ़ी हद तक काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालता है, उसके लक्षण को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह डाला है। अब वहीं पर अगर हम ध्यान दें हमारे हिंदी के विद्वानों की, तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इनकी परिभाषा में कोई मौलिकता नहीं मिलती है हमें। प्रेमचंद जी ने भी इसको जो है कि जीवन से बांध दिया, जबकि हम काव्य को बांध नहीं सकते हैं। काव्य को किसी भी तरीके से काव्य एक स्वच्छंद धारा है। जब मनुष्य के अंदर स्वतः उसके भावोद्गार होगा तभी हम काव्य को जो है कि लिख सकते हैं। काव्य को बांधना अनुचित है, परंतु प्रेमचंद जी ने भी काव्य को यहाँ पर बांध दिया है कि यह जीवन की आलोचना है, उन्होंने जीवन से बांध दिया है। अब अगर हम नंदुलाल वाजपेयी की चर्चा को ध्यान दें तो वो क्या कहते हैं, प्रकृत मानव की अनुभूति।
कहीं न कहीं प्रकृत मानव की अनुभूतियों को भी इन्होंने जो है कि तरीके से काव्य में अपने माना। पाश्चात्य भाषाओं का पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने भी कहा था इस चीज़ को। पाश्चात्य विद्वानों की हर विद्वानों ने मतों में सिर्फ अनुभूति और कल्पना ही काव्य को मानती है, कि हमारी अनुभूति और जितनी भी कल्पनाएं हैं वो सभी काव्य का स्वरूप हैं। तो कहीं ना कहीं जो वाजपेयी का जो मत है जो है कि अगर हम देखें तो वह जो है कि पाश्चात्य विद्वानों का अनुकरण करती है। अब यहाँ पर अगर हम गुलाब राय की परिभाषा देखें तो श्रेय और प्रेय प्रभावोत्पादक की अभिव्यक्ति की ऊंची उड़ान है। उन्होंने यह कहा, श्रेय और प्रेय की उपेक्षा किया, श्रेय और श्रेय की अनुभूति की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ होगी। प्रसाद जी ने भी, अगर हम प्रसाद जी के भी अगर हम ध्यान दें तो प्रसाद ने क्या कहा कि काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। प्रसाद ने भी कहा, परंतु वह ज्ञान धारा तक नहीं ही पहुंच पाए हैं। उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान धारा है, रचनात्मक ज्ञान धारा है। प्रसाद ने भी काफ़ी हद तक उन्होंने पहुंचा, काफ़ी हद तक वो जो है कि काव्य की जो है कि स्वरूप पर तो आ गए, लेकिन वह सिर्फ काव्य धारा तक ही पहुंच कर रह गए, आनंद के प्रवाह तक नहीं आए। जबकि काव्य का जो है कि मूल उद्देश्य होता है हम ज्ञान के साथ जो है कि मनुष्य के हृदय में एक आनंद का जो है कि लहर को फैलाएं, जिससे कि मनुष्य ज्ञान को अच्छे से जो है कि उसको वह सोचेगा विचारेगा, लेकिन वह सिर्फ ज्ञान धारा को अपनी कविता में रखते हैं, आनंद के प्रवाह को नहीं रखते हैं। जब किसी भी पाठक वर्ग को काव्य को पढ़ने में कोई रस ही नहीं मिलेगा तो वह काव्य पढ़ेगा ही नहीं। तो किसी भी काव्य का महत्वपूर्ण होता है कि वह आनंद भी जो है कि आनंद के साथ साथ उसमें ज्ञान की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। परंतु प्रसाद जी ने भी ज्ञान धारा कहा, परंतु उन्होंने आनंद प्रवाह की कहीं भी चर्चा नहीं की। अब अगर हम शुक्ल जी की परिभाषा देखें तो शुक्ल ने क्या कहा, मुक्तावस्था ज्ञान, हृदय आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसी प्रकार मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है। अगर हम हिंदी के साहित्य में अगर हम बात चर्चा करें विद्वानों की तो शुक्ल जी सबसे श्रेष्ठतम उभर कर यहाँ पर आते हैं, जिसको काव्य के स्वरूप और काव्य के लक्षण के सबसे समीप रखा जा सकता है। स्पष्ट तौर पर शुक्ल जी ने क्या कहा है, जो है कि मनुष्य की वाणी शब्द विधान करती है, मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो है कि शब्द विधान करती है। तो शुक्ल जी की परिभाषा एक तरीके से श्रेष्ठ मानी जा सकती है और इनकी परिभाषा भी काफ़ी कुछ वर्ड्सवर्थ से मिलती जुलती है। परंतु जो वर्ड्सवर्थ है वह रस की दशा, एक रस की जो दशा होती है वो बहुत ही उच्चतम स्थिति होती है, वहाँ तक हमारे पाश्चात्य विद्वान वर्ड्सवर्थ नहीं पहुँच पाए। परंतु शुक्ल ने कहीं ना कहीं काव्यशास्त्र का इतना गहन चिंतन किया था, इतना उन्होंने जो है कि विकारों पर स्पष्ट अध्ययन किया था, इतना वो अनुभव कर चुके थे कि इनकी जो बुद्धि, इनकी जो मत है, इनकी जो दृष्टि है वह वहाँ तक रस की दशा की उच्चतम स्थिति तक पहुँची। काफ़ी कुछ तक तो इनकी जो शुक्ल की जो परिभाषा है वो वर्ड्सवर्थ से मिलती है, परंतु वर्ड्सवर्थ रस दशा तक नहीं पहुंच पाए थे, किंतु शुक्ल जी रस की दशा की उच्च स्थिति को दिखलाया कि हमारे काव्य में एक रस की दशा के लिए ही जो मनुष्य की वाणी है वह शब्दों का विधान करती है, शब्द का विधान करती है। यह बात शुक्ल जी कहते हैं। वर्ड्सवर्थ ने भी जो बात कहा था वह है साहित्य के लिए, इन्होंने कहा था साहित्य के लिए। शुक्ल जी की परिभाषा कविता के लिए और विश्वनाथ की परिभाषा काव्य के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर हम बात कहें तो हमारे जो है कि साहित्य अनुभूतियों का प्रवाह उसे उत्कृष्टता प्रदान करता है, उसे साहित्य की कविता तब कहा जाएगा जब उसमें रस दशा के लिए प्रयास होगा और यह साहित्य का रूप ग्रहण करेगा। अर्थात अगर हम देखें तो रस की एक अवस्था होती है, इस किसी भी काव्य का एक उद्देश्य, जैसा कि हम कहें कि किसी भी काव्य का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान, और हृदय में जो है कि उत्पन्न जो रसानुभूति है उसमें एक आह्लाद होना चाहिए, एक जो है कि मनुष्य पाठक वर्ग को आह्लादित करे, तभी काव्य की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ सकती है। अब अगर हम बात करें, हमने जो है कि 3 प्रकार से जो है कि बात रखी, जो है कि संस्कृत के काव्य शास्त्रों की जो है कि जितने भी विद्वान हैं उनके बुद्धिजीवियों के मतों को लिया,
फिर हम पाश्चात्य के बुद्धिजीवियों का मत लिए, हिंदी साहित्य के बुद्धिजीवियों का मत लिए। तो अगर हम एक तरीके से निष्कर्ष को देखें तो हमारे काव्य का स्वरूप इन सभी मतों को लेकर के अगर हम स्पष्ट तौर पर अगर हम एक स्पष्ट चित्र का आकलन करें काव्य के स्वरूप और लक्षण को लेकर के, तो निष्कर्ष एक यही सामने आता है कि काव्य में कहीं ना कहीं मानव जीवन की व्याख्या तो होती है, परंतु हम उसको काव्य को किसी भी जीवन से बांध नहीं सकते हैं। हम काव्य को उसके जीवन से, काव्य में जीवन की व्याख्या तो होगी ही, क्योंकि वह किसी मनुष्य के अनुभूतियों को आकलन करता है, मनुष्य के हृदय संगम में उठ रही जो उसकी भावनाएं हैं वह उसको दिखाता है। तो इसी प्रकार से काव्य में शब्द विधान, जिसमें शब्द और चित्र का पूर्ण सामंजस्य भी होता है, कि वह किस प्रकार से अपनी कल्पनाओं को, अपनी अनुभूतियों को जो है कि किन किन शब्दों के अनुसार, विधानों के अनुसार जो है कि हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वह भी काव्य के लिए एक महत्वपूर्ण रखता है। तो एक कला के साथ अगर व्यक्ति अपने काव्य को देखे तो उसमें जो है कि काव्य के लिए अगर हम निष्कर्षतः बात कहें तो हमारी अनुभूति, हमारी जो कल्पना है, हमारा जो मस्तिष्क में जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, जो हम विचारते हैं, और हमारे हृदय की जो अनुभूतियाँ होती हैं, हृदय और मस्तिष्क का एक ऐसा संगम है जिससे कि हम काव्य एक तरीके से वह मनुष्य को आह्लादित तो करे, परंतु वह ज्ञान और कहीं ना कहीं अनुभूतियों जो जिसके लिए हम काव्य का रचना कर रहे हैं वह भी उसमें दृष्टिगोचर होना आवश्यक है। तो अगर हम बात कहें तो इसमें कहीं ना कहीं काव्य के, यहाँ पर हमने आज काव्य के स्वरूप और लक्षण की चर्चा की, जिसमें से कि हमने संस्कृत के, पाश्चात्य के और हिंदी के विद्वानों के मत को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसका यहाँ पर हम पूरे काव्य के स्वरूप और लक्षण पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम नमस्कार।